गम के अंधेरे में भी एक दुनिया है, बहुत से गिरे हुए जज्बात हैं, इधर उधर बिखरे हैं। कोई लड़ते लड़ते टूट गया, न जाने कितनों का घर छूट गया। आज हम कश्मीरी पंडितों के हालात पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। मैंने एक दिन एक बात कही थी कि कुछ लोग ये कोशिश करते हैं कि यहां तब तक सब कुछ ठीक नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान के साथ आप नहीं जुड़ जाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को यहां पहुंचाया है, और मैं मानता हूं कि वो ज्यादा गुनाहगार हैं उन लोगों से जिन्होंने आतंकवाद से सीधे अपना रास्ता रखा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं लगातार होती जा रही हैं, टारगेट किलिंग कर रहे हैं आतंकवादी, और अब लोगों में इसका डर दिखने लगा है। 10 कश्मीरी पंडित परिवार डर से शोपिया जिले के चौधरी गुंड छोड़कर जम्मू चले गए हैं, ऐसी खबर आई है। गांव के लोगों ने कहा कि हाल के आतंकवादी हमलों ने उन पंडितों के बीच एक तरह का भय पैदा कर दिया, जिसकी वजह से वो गांव छोड़कर चले गए। आइए पहले आपको बताते हैं कि घटना का क्या हुआ है, किस तरह से ये सारा घटनाक्रम हुआ। पंडितों का कश्मीर से फिर पलायन की खबर आई है। घाटी में टारगेट किलिंग से दहशत हो रही है और फिर से पंडितों ने वहां पर पलायन किया है, इसकी खबर अभी आई है, जिसमें कहा गया है कि वहां पर दहशत का माहौल बढ़ता जा रहा है। शोपिया के इलाके में चौधरी गुंड गांव में कश्मीरी पंडितों के घर पर अब ताले लग गए हैं। ये करीब पिछले 30 साल से, जब पिछली बार 90s में पलायन हुआ था, तब से लेकर अब तक वहां पर डटे हुए थे, लेकिन अब पहला मौका आया कि ये लोग वहां से चले गए हैं। बताया जा रहा है कि 10 कश्मीरी पंडित परिवार गांव छोड़कर, अपना घर छोड़कर जम्मू चले गए हैं। ये बड़ी घटना है, बड़ी खबर है कि 10 कश्मीरी पंडितों के जो घर है वो चले गए हैं। शोपिया के चौधरी गुंड गांव से अब तक पलायन नहीं हुआ था, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि पिछले 30 साल में वहाँ पर पलायन नहीं हुआ था और वो पंडित वहाँ पर डटे हुए थे। लेकिन ये पहली बार हुआ कि इस तरह की घटना हुई है। 90 के दशक से आतंकवाद के मुश्किल दौर में भी पंडित वहाँ पर डटे हुए थे इस इलाके में। लेकिन 15 अक्टूबर को वहाँ पर एक पंडित पूर्ण कृष्ण भट्ट की हत्या हुई, और हत्या के बाद जो आतंकवादियों ने किलिंग की थी, उसके बाद वहाँ पर दहशत का माहौल बन गया और कश्मीरी पंडितों ने वहाँ से अपना घर बार छोड़कर जम्मू जाने की तैयारी की। वहाँ पर अब सिर्फ एक पंडित महिला है, वो भी वहाँ से जाने की तैयारी कर रही है। वो भी दहशत में है और बताया जा रहा है कि वो भी वहाँ से जल्दी छोड़कर जाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ कश्मीर में पंडित पलायन को मजबूर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कश्मीर के हालत के लिए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार बताया था, तो कांग्रेस ने कहा कि कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन इन हालात से बेपरवाह प्रधानमंत्री मोदी कपड़े बदलकर इवेंट रचा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर वार पलटवार किया है कश्मीर को लेकर। पवन खेड़ा साहब आए और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गौरव भाटिया, हालांकि बाद में किरण रिजिजू साहब भी आए। पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी सरकार में कश्मीरी पंडितों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। पवन खेड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता है, गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। उन्होंने कहा, नेहरू की गलती की कीमत देश ने चुकाई है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर हमला बोला भारतीय जनता पार्टी ने। पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी सरकार में कश्मीरी पंडित घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं, जबकि गौरव भाटिया ने कहा कि सही समय पर नेहरू ने फैसला नहीं लिया, इस वजह से ये हालात बन रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कहना था। पवन खेड़ा यानी कांग्रेस ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करा पा रही, तो गौरव भाटिया का जवाब था कि नेहरू जी ने राष्ट्रहित को दरकिनार किया था। कश्मीर के मसले को लेकर राष्ट्रहित को दरकिनार किया। कांग्रेस ने कहा कि 1989 में भी केंद्र में बीजेपी की समर्थन वाली सरकार थी जब वहां से पलायन शुरू हुआ था। गौरव भाटिया ने फिर नेहरू पर हमला बोला और कहा कि नेहरू ने निजी हितों को प्राथमिकता दी। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि पंडितों की हालत पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए सरकार को, ये उन्होंने मांग की। और गौरव भाटिया ने कहा कि नेहरू ने हमारा आंतरिक मामला यानी जम्मू कश्मीर का मसला यूनाइटेड नेशंस में रखा। दरअसल केंद्रीय
कानून मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को एक के बाद एक 4 ट्वीट करके पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर जमकर हमला बोला। रिजिजू ने नेहरू की 5 बड़ी गलतियां गिनाई और कहा कि जम्मू कश्मीर के विलय को लेकर पंडित नेहरू की गलतियों का खामियाजा पिछले 70 साल से देश भुगत रहा है। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 हटाकर इसे सुधारा है। ये किरण रिजिजू का जो ट्वीट है उसमें उन्होंने कहा कि नेहरू की पहली भूल थी। महाराजा हरि सिंह 1947 में ही भारत में विलय चाहते थे, लेकिन नेहरू ने नकार दिया। ये जुलाई 1947 की बात है कि महाराजा हरि सिंह जुलाई 1947 में चाहते थे। दूसरी भूल उन्होंने बताई कि नेहरू ने विलय को मंजूरी तो दी, लेकिन कुछ शर्तें लगाई, शर्तों के साथ ये मंजूरी दी गई। ये दूसरी भूल है किरण रिजिजू के मुताबिक नेहरू जी की। तीसरी भूल किरण रिजिजू ने लिखी कि आर्टिकल 35 के तहत यूएनओ में यानी यूनाइटेड नेशंस में मामला लेकर गए और 51 आर्टिकल 51 का इस्तेमाल नहीं किया जवाहरलाल नेहरू ने। चौथी भूल है यूएन के दखल के बाद कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग खुलेआम उठने लगी, जिसे स्वीकार कर लिया था। ये नेहरू की चौथी भूल है यूनाइटेड नेशंस में, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही हमला बोलती रहती है। और 5वीं भूल है आर्टिकल 370 लगाया, जिससे अलगाववाद की भावना जन्मी। किरण रिजिजू ने कहा कि आर्टिकल 370 लगाया, जिसे अब मोदी सरकार ने हटा दिया। अब आपको सुनाते हैं कश्मीर के हालात पर सियासी बयानबाजी, किस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। जो 75 साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो गलतियां की उसको मोदी जी ने ठीक किया है, सुधारा है। जो भूल उस समय कर दिया, आज उस भूल को सुधारने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कड़ा कदम उठाया है उसको सारा देश आज जानते हैं, साथ दे रहे हैं। कुछ माह पहले हमने देखा था किस तरह से जो सच्चाई थी, जिसको पुनः कांग्रेस ने ही दबाने का प्रयास किया, हमारे कश्मीरी पंडित हिंदू भाई बहन जिस तरह से प्रताड़ित किए गए, उनके अपने घरों को छोड़कर कश्मीर को छोड़ना पड़ा, यह भी शायद ना होता। जब हम और आप दीपावली पर हर्षोल्लास से दिए जला रहे थे, कश्मीरी पंडित 15 ऐसे परिवार हैं जो अपना पुश्तैनी घर उसी रात को छोड़कर निकल गए। उनके घर में चिराग नहीं जला। यह शोपियान में हुआ। 1989 में जब पहला पलायन हुआ कश्मीरी पंडितों का, तब सरकार भारतीय जनता पार्टी से समर्थन लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी। मकान की ऊपरी मंजिल पे अब कोई नहीं रहता। जो 24 सीढ़ियां उन तक पहुंचती थीं, वो अब ऊपर नहीं जाती। कश्मीरी पंडितों के हालात पर दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि कश्मीर पर कौन सच्चा कौन झूठा। जम्मू कश्मीर में कब रुकेगी टारगेट किलिंग, और क्या कश्मीर की सियासत, कश्मीर जो है सियासत का शिकार है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह साहब, डॉक्टर निर्मल सिंह, पीडीपी के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह सोनू साहब हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड अश्वनी कुमार सिवाच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और कश्मीरी पंडित अमित रैना साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात शुरू करते हैं मेजर जनरल अश्वनी कुमार सिवाच साहब से। सिवाच साहब का बड़ा लंबा अनुभव है इस सब मसले पर। सिवाच साहब, आज इन्फेंट्री डे भी है जम्मू कश्मीर पर। जिस तरह से सेना ने, पैदल सेना ने कबायलियों को हटाया था, हमला करके जो किया था उन्होंने, और कश्मीर को भारत में विलय के लिए एक बड़ी ताकत दी थी, उसको आप कैसे देख रहे हैं आज के हालात के साथ जोड़कर? हाँ बिल्कुल, देखो विजय, सच्चाई ये है, मैं स्टेट फोर्सेस से भी हूँ, जम्मू एंड कश्मीर राइफल हूँ, जो पहले की जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फोर्सेस थी, जो महाराजा हरि सिंह की फोर्सेस जी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है
कि जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय जम्मू और कश्मीर ना भारत के अंदर मिला था ना पाकिस्तान के साथ मिला था। उन्होंने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था जो भारत ने तो साइन नहीं किया था, डिस्कशन चाहते थे, पर पाकिस्तान ने किया था। मगर ये सच्चाई है 22 अक्टूबर को जो कबीले थे और बैक बाय पाकिस्तान आर्मी, उन्होंने हमला कर दिया था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पे, और वो बारामूला और की तरफ से निकल के और की तरफ से अंदर आए थे और उन्होंने लूट किया था, उनको मारा था। और ऐसे में हालात बहुत खराब थे। महाराजा हरि सिंह हेल्प चाहते थे भारत की। भारत ने बताया कि हम जब भी हेल्प कर सकते हैं जब आपका विलय भारत के अंदर होगा। और 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ और उस पर साइन होने के बाद भारत ने मन बनाया कि जो हम अपनी एक फर्स्ट सिख रेजिमेंट को बाई एयर लिफ्ट करके श्रीनगर के एयरफील्ड पे भेजेंगे। उसके अंदर दो तरीके थे, क्या हम लैंड रूट से भेजें या उसको हवाई जहाज से भेजें। लैंड रूट जो ज्यादातर थे वो पाकिस्तान के थ्रू जाते थे और दूसरा ये था कि समय नहीं था। जिस प्रकार से वो बारामूला तक आ गए थे और श्रीनगर जा सकता था तो बाई एयर भेजा गया फर्स्ट सिख रेजिमेंट को और वो एयरफील्ड पे 27 अक्टूबर को सुबह लैंड की। और उसके बाद इन कबीलों को और ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के जो वॉलंटियर थे उनको पीछे धकेला गया और पीछे धकेला गया। और इतना ही नहीं, वो बारामूला के पीछे धकेला गया और वहीं पर जो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जम्वाल थे जो कि चीफ ऑफ स्टाफ थे स्टेट फोर्सेस के, वो लीड कर रहे थे और वो पहले महावीर चक्र प्राप्त हुआ था उनको जो इंडिपेंडेंट भारत में। और इसी प्रकार 4th माउथ रेजिमेंट उसकी कंपनी ने भी बहुत अच्छा काम किया और मेजर सोमनाथ को परमवीर चक्र प्राप्त हुआ। कहने का मतलब यह है कि भारत की जब फौज वहां पहुंच गई थी तो धीरे धीरे इन कबीलों को भारत की फौज ने पीछे धकेला और उड़ी के पीछे ले गए थे। और उसके बाद ये मालूम है सबको कि ये लड़ाई चलती रही और उसके बाद वो सीज फायर हुआ 1980 के गया। क्यों गए, कैसे जाना चाहिए था, नहीं, ये एक वो अलग इशू है, उस पर हम चर्चा करेंगे। शिवाज साहब, आपने पूरी घटना का जिक्र किया इसलिए मैंने सबसे पहले आपको याद किया। निर्मल सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर से उनकी बहुत करीबी एक संबंध भी है, लगाव भी है, वो लगातार लगे रहते हैं। सिंह साहब, मैं समझता हूं कि आज आपका मन दुखी होगा जब ये खबर आई हो कि शोपिया से जो है एक तरह से आखिरी पलायन भी वहां से हो गया। एक गांव से कश्मीरी पंडित जो 30 साल से वहां पर डटे हुए थे वो भी निकल गए। सरकार आपकी है 8 साल से केंद्र में, 3 साल से उपराज्यपाल के रास्ते से आप सरकार चला रहे हैं, उससे पहले भी आप उस सरकार में थे। क्या आपको लग रहा है कि सब कुछ कंट्रोल में है या हाथ से निकल रही है? देखिए विजय जी, मैं अभी श्रीनगर में हूं जी, और यहां से जो लोग आप कह रहे हैं निकले, चौधरी कुंड एक गांव है साउथ कश्मीर में जी, वहां की बात हो रही है जी। दिन हम साउथ कश्मीर में थे। देखिए, इससे सरकार जो कांग्रेस कर रही है इससे नहीं हो सकता जी। वहां से कुछ लोग जरूर गए हैं जी, और ये सर्दियां शुरू हो गई है और सर्दियों के बाद रूटीन में लोग जाते हैं, क्योंकि इसके साथ ये बात जुड़ती, क्योंकि पूर्ण जो है कृष्ण थे वो वही गांव में थे, उनकी किलिंग हुई, उसके कारण डर जरूर था जी। और इसके मद्देनजर कुछ जरूर लोग गए हैं जी। लेकिन इससे जो है घाटी सारे हिंदुओं से, कश्मीरी पंडितों से खाली हो गई। इस प्रकार की बात कहना मुझे लगता है ये ग्राउंड रियलिटी से कहीं परे है जी। लेकिन ये ठीक है कि वहां से लोग छोड़कर गए हैं। एक कमेटी बनाई जिसका मैं चेयरमैन हूं जी। कैंपों में की जो रही है ट्रांसपोर्ट कंपटीशन, वहां आज भी विजिट किया है। कल पूरा दिन हमने यही कहा। अभी मीटिंग शुरू होने से पहले आपका जो शो में डिप्काम साहब और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन से बैठे हुए थे, उसमें और क्या किया जा सकता। हाँ, कुछ कमियां जरूर है, सिक्योरिटी लैप्सेस है, प्रॉक्सी बार है, तो कई बार जो है दुश्मन जो है कामयाब नजर मतलब हो जाता है, उसको कैसे ठीक किया जाए तो उसके बारे में डिविजनल जो है एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर की सरकार और हम सभी लोग संजीदा लोग हैं, वो लगे हुए हैं कि किस प्रकार से ये जो लोग हैं इनकी सुरक्षा की जाए, यहाँ पे रहे, इनकी सर्विस मिले,
इनकी हो, ये सारी बातें हैं। लेकिन डॉक्टर साहब- अफसोस की बात है जी। कि जहां के गुप्ता रिलायंस जब वो एक ही स्तर में है कि किसी प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी को बदनाम करने के बहाने इस प्रकार का प्रचार करते हैं कि मानो फिर से घाटी जो है खाली हो गई है। जी। हाँ, कुछ लोग जरूर गए हैं, इसमें तो राय नहीं है जी। लेकिन आज भी हमें एम्प्लॉइज मिले, जब हम मिले उनका डेपुटेशन, उनको कहते हम वहां सर्व करना चाहते हैं। और अभी भी कैंपों में, अभी वर्सू कैंप में हम गए थे, और जो वह है दूसरे हाल कैंप में अभी थे, कई लोगों से मिले। आप चाहेंगे तो मैं आपको फोटोग्राफ भेज सकता जी। हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन जीरो से। डॉक्टर साहब, लेकिन ये बात तो सच है कि पिछले दिनों में काफी टारगेटेड किलिंग वहां पर हुई है, टारगेट किलिंग वहां पर हुई है। और टारगेट किलिंग जो है वो आतंकवाद से ज्यादा महत्वपूर्ण घटना है, ज्यादा गंभीर घटना है, ऐसा आप मानते हैं? दूसरा ये भी आप मानते हैं कि पूर्ण भट्ट की हत्या वहां पर हुई? तीसरी बात, आप ये भी मानते हैं कि कुछ लोग वहां से छोड़कर गए? तो क्या ये सबके लिए मैं आपकी मंशा पर शक नहीं कर रहा डॉक्टर साहब, लेकिन ये आप समझ रहे हैं कि जो 8 साल से सरकार आपकी है, 4-5 साल से जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार है, कुछ साल आप उस सरकार में थे, कुछ साल से 3 साल से आप ही उस सरकार को चला रहे हैं, 370 हटाकर भी, तो जो मंशा थी उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के हालात नहीं सुधरे, ये तो आप मानेंगे? देखिए विजय जी, आप बड़े सीनियर जो है जो एंकर हैं, जो आपको सारी दुनिया सुनती है जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी टारगेट किलिंग के बाद यहाँ पर एक डर का माहौल है जी। हम देख रहे थे, उन लोगों के हम चेहरे पढ़ रहे थे जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज यहाँ पर हैं जी। कुछ चले गए हैं, जम्मू चले गए हैं परिवारों के साथ, बच्चों के साथ, अभी भी काफी लोग यहाँ हैं जी। कुछ जो लोग चौधरी कुंड से गए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन पूरा घाटी खाली हो गया। जो कांग्रेस जिस प्रकार से ठीक है। जो है ये, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है, जो अलगाववाद और टेररिज्म को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते, जी। वो अभी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं जी जो है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। जी। डॉक्टर सरकार अब्दुल्ला क्या ने करना जी, डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि यदि कुछ किया नहीं गया तो पूरी घाटी खाली हो जाएगी, ऐसा कहा देखिए, होता है। नहीं है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है, इसी बहाने जो एक धमकी भी दे रहे हैं, डरा भी रहे हैं, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्या कभी कश्मीरी पंडित जो डिस्प्लेस्ड है, विक्टिम्स के साथ खड़े हुए? वो तो चाइना की बात करते हैं कि वो उससे 370 लाएंगे, वो जो है केंद्र सरकार को कोसते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों को, यहाँ हिंदुओं को किस प्रकार से बचाया जाए उसकी तरफ उन्होंने एक कदम भी लिया। लेकिन डॉक्टर उसकी साहब, पार्टी ने लिया क्या? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो आपके पुराने मित्र रहे हैं। आपने कभी उनको मुख्यमंत्री बनाया, कभी उनको केंद्र में मंत्री बनाया, फिर कांग्रेस ने कहा कि 1989 में तो जब पलायन शुरू हुआ था तब भी आपकी सरकार थी, फिर 90 में जो गवर्नर साहब आए वो आपके मित्र रहे, और अब फिर वहां पर वही हालात हैं। इसमें कोई गलत बात हो तो आप बताइए, मुझे करेक्ट कर दीजिए। हाँ विजय जी, देखिए, आप ट्रेन में सफर करते हैं जी। किसी व्यक्ति के साथ आपकी दोस्ती हो जाती है फॉर द टाइम भी उस सफर में, तो इसका मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल आपके प्रभाव में आ गया या आप उसके प्रभाव में आ गए जी। ये एक टेम्परेरी फेज था। महबूबा मुफ्ती के साथ भी हम बैठते थे, लेकिन आज महबूबा मुफ्ती जो कर रही है वो हमें मालूम है जी। आज जो है, इसीलिए तो हमने अपना विड्रॉ किया सपोर्ट। जी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्या बोलते हैं सारी दुनिया देखती है जी। तो इसलिए वो एक कहते हैं ना कि लोकतंत्र में, सियासत में कई बार इस प्रकार की बातें आते, मोड़ आते हैं जी। लेकिन उससे हम सीखते भी हैं जी। तो इसलिए जो है इसको, उससे उनको जो है प्रैक्टिस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, देशभक्ति का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो प्रो पीपल है, प्रो कश्मीरी पंडित हैं ये लोग, वो तो नहीं हो सकता ना जी। कांग्रेस जिस प्रकार का रोल प्ले कर रही है, ये तो बड़ा ही विडंबना की बात है, ठीक है, बड़ी ही दुख की बात है कि वो जवाहरलाल नेहरू जो शेख अब्दुल्ला के कहने के ऊपर प्रेशर में इन्होंने जो है जिस प्रकार से यहाँ का जो तहस नहस किया जम्मू कश्मीर का, फिर उसी को अरेस्ट, उसी शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट किया जी। कांग्रेस वाले बताए ना। ठीक है डॉक्टर साहब, मित्र था ठीक है डॉक्टर साहब, नेहरू जी पर बात करेंगे हम जरूर, नेहरू जी पर भी बात करेंगे। अभी हमारे साथ अमित रैना साहब हैं, कश्मीरी पंडित हैं, उनसे समझते हैं। रैना साहब, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए वो सब कुछ किया जिसके आप उम्मीद कर रहे थे, और जो टारगेट किलिंग हो रही है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए डॉक्टर साहब, मेरे बड़े भाई जैसे मैं इनको बहुत इज्जत करता हूँ, मगर आज कई बातों से सहमत नहीं हूँ जी। अभी इन्होंने बात करी कि हवाई जहाज में मिल गए, बात हो गई। आपको ना महबूबा मुफ्ती हवाई जहाज में मिली
ना फारूक अब्दुल्ला हवाई जहाज में मिले, आपने उनके साथ घर बताया जी, यू वर इन अ लिव इन रिलेशनशिप विद देम, यू वर इन अ मैरिज विद, उसके बाद नहीं बनी, आपने डाइवोर्स कर लिया, ये सच्ची बात है। ठीक है। समस्या ये है कि आज भी 75 साल के बाद हम ये नहीं देखना चाहते कि कश्मीर में क्या गलतियां हो रही हैं जी। हम आज भी 75 साल पहले एक फ्रीडम फाइटर को, उसने गलतियां करी नहीं करी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, को ब्लेम कर रहे हैं, मगर हम अपनी गलतियों पर नहीं जाना चाहते। हम आज भी एक ऑस्ट्रिच सिंड्रोम में रह रहे हैं कि कश्मीर में सामान्य सब हालात सामान्य हैं, नहीं है। आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आज सरकार कह रही है, आज अपोजिशन पार्टी कह रही है कि सारे कश्मीरी पंडित छोड़ के चले गए। सारे कश्मीरी पंडित तो 1990 में भी छोड़ के नहीं गए थे, जब पलायन हुआ, जब निष्कासन हुआ। मगर आपको आज संकेत मिल रहा है कि कश्मीरी पंडित अपने आप को कश्मीर में सेफ नहीं महसूस कर रहा है। 17 परिवार इस महीने अभी तक कश्मीर छोड़ के जा चुके हैं, जिसमें से 10 एक ही गाँव में से जो पिछले 32 साल से नहीं निकले थे। तो ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि आपको अभी कदम उठाने पड़ेंगे। ये जो शुतुरमुर्ग सिंड्रोम में आप रह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब चंगा है, वो चंगा नहीं है। ये प्लीज आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, मुझे नहीं पता आपको क्या डेटा दे रही है, क्या फीडबैक दे रही है, मगर जहां तक हमारी बातचीत हमारे समुदाय के लोगों से होती है, मेरे अपने विजिट्स होते हैं कश्मीर में, हालात ऐसे हैं कि जहां पे आपको नहीं पता कि क्या होगा। मैं आपको अपनी बताता हूं कि मुझे साउथ कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस नहीं जाने देती है, कहती है राणा साहब अगर आप जाएंगे, आप शायद स्टोरी करने जा रहे हैं, पता चला हम आपकी स्टोरी कर रहे हैं। ये हालात है, ये सच के हालात हैं, और ये हालात तब तक आप नहीं सुधार सकते जब तक आप नहीं मानेंगे कश्मीर में जो चल रहा है वो जिहाद है। और आप अपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए, आप अपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए उस जिहाद को चोगा पहना रहे हैं, डेवलपमेंट का, विकास का। विकास समस्या नहीं है कश्मीर में। 35 सालों में नारे विकास के नहीं लगे हैं। 35 साल में अगर नारे लगे हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह के लगे हैं। कश्मीर पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, यहाँ क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा। कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। ये सब आप इसको क्यों नहीं मानते हैं? आप क्यों इसको चोला बनाना चाहते हैं डेवलपमेंट का? और मेरी विनती है आज भी सरकार से कि देखिए, ये आपने फिर आज हमें माइग्रेंट का चोला पहना दिया। क्या कहा आपने? ये जी कश्मीर से विंटर्स आ गए इसलिए चले गए, तो आपने फिर माइग्रेंट कह दिया। आज भी आप हिचकिचा रहे हैं हमें डिस्प्लेस कहने से और मानने के लिए कि कश्मीरी पंडित आज से विस्थापित हो। ठीक है अमित जी, आते हैं आपके पास। वीरेंद्र सिंह सोनू साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीडीपी के प्रवक्ता हैं। सोनू साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? आपने तो निर्मल सिंह जी के साथ सरकार भी चलाई है और आज आप उसी पार्टी को कोस रहे हैं। उनके साथ सरकार चलाई थी, तब आप इनने नियंत्रण किया था इस सारी स्थितियों पर? देखिए ऐसे है हाँ विजय जी कि जिस मुद्दे पे हम आज बात कर रहे हैं ये बहुत ही दुखदायक भी है और संवेदनशील मुद्दा भी है जी। आज दोबारा हमें 30 साल पुराने वाला कश्मीर नजर आ रहा है कि लोग वहां से पलायन कर रहे हैं जी। अभी अमित रैना जी बोल रहे थे, वो जो बातें कह रहे थे, मैंने डॉक्टर निर्मल सिंह जी को भी सुना, मेरे बड़े भाई हैं, मैं बड़ी कदर करता हूं इनकी। लेकिन आज आपको तो ये बातें सोचनी चाहिए ना कि ऐसा क्यों है कि जब एक तरफ से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या भारतीय जनता पार्टी लेडेड गवर्नमेंट ये बात कहती है कि हमने कश्मीर हालात ठीक कर दिए, कश्मीर में सब कुछ हमने ठीक कर दिया, तो क्यों जिस चौधरी गुंड गांव की बात हो रही है विजय जी, मैं थोड़ा उसको आपका इतिहास में बता दूं, वो डिस्ट्रिक्ट शुपैया का हिस्सा है जी। और उस डिस्ट्रिक्ट शुपैया में ये जितनी फैमिली वहां रहती थी ये नॉन माइग्रेंट है, जिन्होंने 1990 के दशक को भी माइग्रेशन की बात नहीं की जी। उनको तब कश्मीर सेफ लगा। लेकिन आज क्या है जो नए जम्मू कश्मीर में आज ये क्या हमें दे रहे हैं, इसके लिए सोचने की जरूरत है। चौधरी गुंड इलाके में पिछले साल जब टारगेट किलिंग हुई थी, सुनील भट्ट जी की हत्या हो गई थी और उनके भाई पिंटू भट्ट जी गंभीर जख्मी हुए थे जी। थोड़े दिन पहले भी वहां दोबारा जब अटैक हुआ तो हमारे दूसरे भाई की वहां पर हत्या कर दी गई। आप मुझे बताइए कि अगर 9 फैमिलियों की सुरक्षा, एक जिले में, पूरे जिले में एक गांव है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है जी। एक तरफ से तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ ये कहती, मैं कुछ सियासत नहीं कर रहा लेकिन फैक्ट लोगों के सामने ला रहा हूँ। एक तरफ से डॉक्टर साहब अभी बोल रहे थे जी कमेटी बनी है, मैं उस कमेटी का चेयरमैन हूँ। भाई आपको एक जिले के एक गांव की 10 फैमिलियों को सुरक्षा आप नहीं दे पाए तो आप किस नए जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं? कौन सा नया जम्मू कश्मीर है? और दूसरी बात, बार बार पे आप कहेंगे गुपकार गैंग पीडीपी ने कर दी, ऐसी बात तो नहीं है ना। आप ये मानिए कि एडमिनिस्ट्रेशन में फेलियर है जी, हमसे गलती हुई है। हम सब ने मिलके, क्योंकि कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं, अमित रैना जी जो बात कह रहे थे,
कि भाई आज मुझे जो लग रहा है दोबारा पलायन है, हम इसको कैसे झुठला सकते हैं? अभी डॉक्टर निर्मल सिंह जी कह रहे थे जी कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। मैं कहा किसी को कोई राजनीति की जरूरत नहीं, लेकिन सच लोगों के सामने है कि लोग वहां से आ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के दो क्लेम हैं। वो कहते हैं हमने जम्मू कश्मीर में शांति ला दी है और नया जम्मू कश्मीर बनाने जा रहे हैं। अगर आपने शांति ला दी है तो आप 90 से पीछे भी क्यों चलेंगे? क्यों इत्तेफाक से आज भी आपके पास सरकार थी, तब भी आपके पास सरकार थी, तब भी आपके गवर्नर थे जो बाद में आपके केंद्रीय मंत्री बने, आज भी आपके एलजी जो पहले आपके केंद्रीय मंत्री थे। तो वजह क्या है? इस वजह को सोचना पड़ेगा। डॉक्टर साहब मैं कुछ सियासत नहीं कर रहा, लेकिन सच में तो जरूर आपके सामने बयान कर रहा हूँ। ठीक है सोनू साहब, मैं डॉक्टर साहब से जवाब लूंगा, लेकिन अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाएं इससे पहले आज के सवाल की बात। हमारा आज का सवाल है कि क्या जम्मू कश्मीर से पंडितों का पलायन रुक पाएगा? आप अपनी राय हमें ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia24/7। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, तुरंत जाते हैं, तुरंत लौटते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो यात्रा पर चल रहे हैं और राहुल गांधी ने कश्मीर को लेकर ट्वीट किया है कि इस साल कश्मीर में 30 टारगेटेड किलिंग्स हो चुकी हैं। पंडितों का पलायन तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने यूपीए द्वारा किए गए अच्छे कामों को बर्बाद कर दिया है। सत्ता में आने से पहले बड़ी बड़ी बातें करने वाले प्रधानमंत्री सत्ता भोग रहे हैं और कश्मीरी पंडित अपने ही देश में शरणार्थी बने हुए हैं। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है आज कश्मीर को लेकर। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। निर्मल सिंह साहब पूर्व उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र सिंह सोनू साहब जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल AK सिवाज साहब हैं और अमित रैना साहब जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, बात हो रही थी, अमित जी ने भी बात की, वीरेंद्र जी ने भी बात की और अभी राहुल गांधी ने जिस बात का जिक्र किया है, दिल्ली में बैठे हुए आपकी पार्टी के नेता या सरकार में बैठे लोग क्या जानते हैं समझते हैं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि डॉक्टर निर्मल सिंह कश्मीर की एक एक घटना के बारे में बहुत करीब से और साफ तरीके से समझते हैं। जो कुछ हो रहा है सब डॉक्टर साहब को पता है। तो क्या इस वक्त सरकार डिनायल मोड में है या अमित रैना साहब जो कह रहे हैं जिसे ऑस्ट्रिच मोड कहा जाता है उस मोड में है कि सब कुछ जानते हुए भी? क्या आपको लगता है, सर एक ईमानदार सवाल जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को रिव्यू करने की जरूरत है अपने फैसलों पर? देखिए विजय जी, मैं ग्राउंड जीरो पर हूं जी। मैं ये कह रहा था जी, मेरे को पैनलिस्ट कितना कश्मीर को उन्होंने यहां से देखा मुझे मालूम नहीं जी। डिनायल मूड नहीं है, मतलब मोड नहीं है जी। कारण यह है कि यह प्रॉक्सी वार है। इस प्रॉक्सी वार को लड़ने के लिए हमें सभी को एकजुट होना होगा जी और सच्चाई को स्वीकार करना होगा। हम भी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। टारगेट किलिंग हुई है जी, पहले बड़े बड़े जो है मैसेकर हुए हैं जी, वो सच्चाई है जी। लेकिन ये कह रहा कि वैली बिल्कुल खाली हो गई, बिल्कुल जो है सब कुछ जो है तहस नहस हो गया, यूपी ने बहुत अच्छा किया था तो वो जो है बीजेपी ने तहस नहस कर दिया, ये कहना कितना सच है, कितना सही है? मैं कहता हूं यूपीए कहे कि ये टेररिज्म की जननी कौन की, कहां से ये टेररिज्म सेपरेटिज्म कहां से आया, ये राहुल गांधी को बताना पड़ेगा और खेड़ा को बताना पड़ेगा। सर पॉलिटिक्स पर मत जाइए डॉक्टर साहब, आपसे मैं समझना चाहता हूं क्या आप कह सकते हैं कि आज हालात नियंत्रण में हैं? डॉक्टर साहब आप जैसे सीजन लीडर से, संजीदा नेता से मैं पॉलिटिक्स की उम्मीद नहीं कर, मैं समझना चाहता हूं कि क्या आज भारत में कश्मीर में जो हालात हैं वो नियंत्रण में हैं? किलिंग है, एक चोर की भांति आते हैं, किसी मासूम को मार के चले जाते हैं, जिसके कारण क्योंकि जो दुश्मन है इनविजिबल है इसलिए लोगों में खौफ है। आज हमने ग्राउंड जीरो पर जाके देखा, खौफ है। सोनू साहब कह रहे हैं कि एक गांव में आप सुरक्षा नहीं दे सकते, ये कैसी सुरक्षा है? उस गांव को देखें, नेशनल हाईवे से 25 किलोमीटर अंदर है, स्कैटर वादी है वहां पर जी। वहां पर हर जगह वो जो पूर्ण कृष्ण भट्ट थे उनके बाग का जो है था वो वहां काम करते थे। एक दिन वहां से पार से आप इनको मार दो, पहले वो 30 साल 32 साल रहे वहां पर जी। ये नई स्ट्रेटेजी है, इसको समझना पड़ेगा जी। ये स्ट्रेटेजी पर कारण जो है शिवाज साहब के पास आऊं, लेकिन एक सवाल और आपसे समझना चाहता हूं सर कि क्या आपको लगता है जी सर, एक और सवाल करूंगा जी। मैं सोनू जी सरदार साहब से मैं कहूंगा आपको टीडीपी एक सेकुलर मखौटे के तौर पर जरूर जो यूज कर रही है,
लेकिन महबूबा जी ने इस भाईचारे के लिए, इस वायलेंस को खत्म करने के लिए क्या कदम एक भी उठाया है, तो वो मुझे बता देंगे, मुझे अच्छा लगेगा। मुझे भी समझ आए कि भी नहीं, ये भी संजीदा है इस मामले में। जी सोनू साहब से पूछूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब मैं फिर आपसे की जो भावनाएं हैं मैं उसकी कदर करता हूं। डॉक्टर साहब हम सच्चाई नहीं है, इस प्रकार की बात नहीं है। डॉक्टर निर्मल सिंह प्रश्न कर सकते। डॉक्टर साहब, मैं आपको किसी आम पॉलिटिकल लीडर की तरह से नहीं समझता जो हर बात में पॉलिटिक्स करे। मैं आपसे संजीदा बात समझना चाहता हूं और आपको संजीदा एक नेतृत्व के तौर पर भी देखता हूं कि क्या आपको लगता है कि आर्टिकल 370 को हटाने के बाद जिस बात की उम्मीद थी या जिस बात का वादा आपने किया था वैसा सब कुछ चल रहा है? और जैसे अमित जी ने भी कहा कि मसला डेवलपमेंट का नहीं है, इस बहाने को छोड़ दीजिए, असली बात जो चल रही है, आप क्या डॉक्टर निर्मल सिंह कह सकते हैं कि 370 हटने के बाद जो कुछ होना चाहिए था, जिसकी उम्मीद थी, जिसकी संभावना थी, वो हो गया है? पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए। जी हाँ, मुझे थोड़ा सा समय जरूर दीजिएगा जी। मैं हिस्ट्री का भी जो है विद्यार्थी हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं जी। देखिए, सबसे बड़ा रूट काज था, सेपरेटिज्म था, वो 370 जी, उसको समाप्त किया। आज 15 अगस्त को आपने जो देखा, आज कश्मीरी का माइंडसेट बदल रहा है। जी। पहले कश्मीरी के बारे में उसको लगता था हाँ मैं भारत में हूं, लेकिन मैं 100% भारतीय नहीं हूं, जी, मैं स्पेशल हूं, मैं आजाद हो सकता हूं, जी, मुझे पाकिस्तान भी मिल सकता है, जी, मुझे ऑटोनॉमी मिल सकती है, सेल्फ रूल मिल सकता है। आज वो बात यहां नहीं है, कुछ पॉलिटिशियंस के को छोड़ के। नंबर 1, जी, वो जो सेपरेटिज्म था अल्टीमेटली उससे टेररिज्म का लिया, जिहादी टेररिज्म का उसने रूप लिया, जी, उससे डील कर रहे हैं। उसके लिए जमायत इस्लामी पर बैन लगाना, हुर्रियत के लोगों को जो है उनको जेल देना, ओवरग्राउंड वर्कर्स के ऊपर जो है एक्शन करना। और आपने देखा होगा किस प्रकार से यासीन मलिक पहली बार जेल में गया है, हुर्रियत का इररिलेवेंट किया है जी। और आप देखेंगे पत्थरबाज, आज पत्थरबाजी नहीं है जी, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि पूरी शांति हो गई। हमने कभी क्लेम नहीं किया कि पूरी शांति हो गई जी, ठीक है, लेकिन हम उस वार में हैं, अभी भी वार जोन में हैं। जी, सारे पंडित सुरक्षित है ऐसा हम नहीं कह रहे, जहां देशभक्त मुस्लिम भी सुरक्षित नहीं है जी, लेकिन उसकी सुरक्षा, उसमें कॉन्फिडेंस बना है। लेकिन ये जो पॉलिटिशियंस है, जिस प्रकार का इनका रहता है, उससे वो खाद पानी का काम करते हैं, ये मेरा कहना है। ठीक है। मेजर जनरल सिवाच जी, मेजर जनरल सिवाच, अपनी बात, टेररिज्म एक आइडिया है, ओवरनाइट। हमारे जनरल साहब बोल रहे थे, इन्होंने बताया है ओवरनाइट इसको खत्म नहीं कर दिया तो मैजिक बैंड से इसको खत्म नहीं हो सकता। जी, इसीलिए मैं सिवाच साहब से समझना चाहता हूं। जी, जनरल सिवाच जी, 250 साल से नहीं समाप्त हुआ जी, हमने एकजुट होकर से फाइट आउट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं जी। जनरल सिवाच, सिंह साहब जो हैं, डॉक्टर साहब जो हैं, वो ग्राउंड जीरो पर श्रीनगर में हैं और आप बहुत लंबे समय तक ग्राउंड जीरो पर रहे हैं। दो बातें समझना चाहता हूं, जो अभी सरकार की स्ट्रेटजी चल रही है, मौजूदा स्ट्रेटजी, उसको आप ठीक मानते हैं? और दूसरी बात, ये हर बात को 47 पर ले जाना, पंडित नेहरू तक ले जाना, मुझे आपत्ति नहीं है कोई आरोप लगाए पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन क्या वहां जाने से इसका इलाज निकल आएगा? और क्या नेहरू ने जो गलती की अब उसका कोई इलाज हो ही नहीं सकता, या तो ये मान लें हम? विजय देखो, मैं वहाँ कम से कम 15 साल के करीब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नौकरी की है और मैं भी जैसे डॉक्टर साहब बताने चप्पे चप्पे को जानता हूँ। मुझे लगता है कि जो बदलाव अभी आया है वो सच्चाई बहुत फायदेमंद है। देखो, अगर आप कहो कि शांति ओवरनाइट आ जाए, इतना करना आसान नहीं, क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान जैसा देश इन्वॉल्व है, हाइब्रिड वारफेयर कर रहा है, वो टारगेट किलिंग कर रहा है, वो उनको हथियार देता है जो कि ओवरग्राउंड वर्कर जिनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, वो हथियार लेके और एक अनसस्पेक्टिंग कश्मीरी पंडित जिसके पास कुछ नहीं है उसको मार देते हैं। एक को मारते हैं, 10 आदमी डरते हैं। ये मैं सच्चाई समझता हूं, मगर मैं कुछ एक बातें आपको बताना चाहूंगा। हुआ क्या है, जब से आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया है, शांति का माहौल आया है, इस पर कोई शक नहीं। 2-3 बातें बहुत अच्छी हुई हैं। जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे इन्फिल्ट्रेशन था, वो हमारा ग्रेड जो है, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड बड़ा पुख्ता है, आतंकवादी आ नहीं पा रहे। और जो वैली के अंदर थे आतंकवादी, आज से 3 साल पहले 250 के करीब आतंकवादी थे, वो घट के 100 के करीब रह गए।
लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की जो लीडरशिप है वो खत्म हो गई है। ये जो पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, जो पैसा हवाला से आता था, वो एनआई ने चोक कर दिया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हिस्ट्री हो गई है, वो बिल्कुल बंद हो गया। और अब एक सबसे अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है, मैं ये कहता हूँ रेडिकलाइजेशन में कमी आई है, खत्म नहीं हुआ, क्योंकि साउथ कश्मीर में अभी भी रेडिकलाइजेशन है, मगर बदलाव बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। टूरिज्म रिकॉर्ड टाइम पे हुआ है और इसी प्रकार से मैं वहां पर टेरिटोरियल आर्मी का भी चीफ रह चुका हूं। मैं आपको बता रहा हूं जिस प्रकार से लोगों के अंदर होता है। इसके साथ साथ एक काम तो हो रहा है, मैं मानता हूं कश्मीरी पंडित को टारगेट किया जा रहा है, टारगेट के लिए उसकी वजह यह है पाकिस्तान को लगता है उनकी गेम तो खत्म होगी, क्योंकि अभी अमन और शांति आ गई जम्मू कश्मीर में, आतंकवाद का सफाया होगा, डेवलपमेंट की तरफ हो रहे हैं और अभी कश्मीरी पंडित वापस आ जाएंगे। तो ऐसे में ये जो अनसस्पेक्टिंग जिस प्रकार से, तो इसके लिए मुझे लगता है एक नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी गवर्नमेंट को भी। मतलब आपको लगता है कि रिव्यू करना पड़ेगा ना हमारी स्ट्रेटेजी को? मेरे को लगता है बहुत कुछ किया है। मैं इससे जनरल सिवाज एक छोटा सा सवाल का छोटा सा जवाब और चाहिए कि जो हो रहा है, टारगेट किलिंग हुई है, टारगेटेड किलिंग हो रही है, कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है, तो क्या इस समय कश्मीरी पंडितों की वापसी का सपना अधूरा रहेगा या फिलहाल फुल स्टॉप नहीं तो कॉमा तो लग ही गया उस पर, अभी उस पर चर्चा नहीं हो सकती? देखो विजय, ये स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, ये इतना आसान काम नहीं है। पहले भी हमने कोशिश की, देखो मैंने कोको पारे के साथ भी इन्वॉल्व था, मैं उसके साथ था, मुझे पता है चप्पा चप्पा कश्मीर घाटी की क्या प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि कोशिश बड़े सच्चे मन से हो रही थी कि किसी प्रकार से कश्मीरी पंडित को दोबारा लाया जाए, मगर स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वो नहीं चाहता और वो आतंकवाद फैलाना चाहता है, ये हाइब्रिड वारफेयर करना चाहता है, ये टारगेट किलिंग करना चाहता है। मैं इसको मानता हूं कि कुछ एक कश्मीरी पंडित गए हैं, इसकी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी, पर मैं इस बात को मानता हूं कि गवर्नमेंट ने सच्चे मन से कार्रवाई कर रही है, बहुत बदलाव ठीक है। जनरल सिवाज, हम सरकार की मंशा पर सवाल नहीं कर रहे, हमें और आगे बढ़ना है। जनरल सिवाज, हम सरकार की मंशा पर सवाल नहीं कर रहे, ये वैसा ही है कि मैं भी साल भर पढ़ा करता था, बहुत मेहनत करता था, लेकिन हर बार फेल हो जाता था, तब मेरी मंशा पर ऐसा नहीं है। देखो गवर्नमेंट सक्सेसफुल हुई है, ठीक है, मतलब रैना साहब जी, आसान है। मैं ये कहूंगा विजय, आप मिलिट्री देखो काफी बदलाव आया है, अब पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहिए। अब मिलिट्री जो आपने टारगेट जो मारने थे आतंकवादी, वो आपने 100 के करीब ले लिए, पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहिए, मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है इसका। और इसलिए रैना साहब लगता है आप सेटिस्फाइड है जो जनरल सिवाज और डॉक्टर सिंह का जवाब है उससे? देखिए मैं आपको बताऊं, जब कारगिल का युद्ध हुआ और पाकिस्तान हार गया, ऑपरेशन बदर था शायद पाकिस्तान की तरफ से जी। और जब पाकिस्तान की आर्मी से पूछा गया कि आपने ये युद्ध क्यों हारा, तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान की स्ट्रेटजी, हिंदुस्तान ने स्ट्रेटजी बदल दी, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि वायुसेना का भी इस्तेमाल करेंगे जी। तो आज भारतीय जनता पार्टी भी वही कह रही थी, पाकिस्तान ने स्ट्रेटजी बदल दी। मतलब आप क्या उम्मीद रखते थे कि आप 370 हटाएंगे और पाकिस्तान स्ट्रेटजी नहीं बदलेगा? तो ये कोई प्लानिंग नहीं, आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान का अस्तित्व, पाकिस्तान आर्मी का अस्तित्व, खासकर डीप स्टेट का आवाज मेरी काफी इको कर रही है, पाकिस्तान डीप स्टेट का अस्तित्व ही कश्मीर पर है, तो वो स्ट्रेटजी चेंज करेंगे ताकि कश्मीर में हालात सामान्य ना हो। क्या हमने उसकी तैयारी कर रखी थी कि पाकिस्तान अब क्या स्ट्रेटजी चेंज करेगा? देखिए आपने 2019 में बालकोट के बाद, इससे पहले उरी के बाद पाकिस्तान को बता दिया कि हम पाकिस्तान पे घुसने में, उनको सबक सिखाने में पीछे नहीं रहेंगे, और जो उनका न्यूक्लियर ब्लफ था हमने वो भी एक्सपोज किया, बहुत सराहनीय कदम था। तो आप उसके बाद क्या हमने उम्मीद यही थी कि पाकिस्तान स्ट्रेटजी चेंज करेगा, पाकिस्तान स्ट्रेटजी चेंज करेगा? अगर आप 370 पे भी मेरे काफी आर्टिकल पढ़े या मेरे टीवी डिबेट देखते हैं, मैंने कहा कि आपको तैयार रहना पड़ेगा, पाकिस्तान की अब स्ट्रेटजी चेंज होगी। तो ये एक आम आदमी होते हुए मुझे पता था कि स्ट्रेटजी चेंज होगी। तो ये आज कहीं ना कहीं फेलियर है कि आप पाकिस्तान की चेंज स्ट्रेटजी को असेस नहीं कर पाए, पहली बात। दूसरी बात, आपने पिछले 3 साल में 1000 से ज्यादा आतंकवादी मार, बिल्कुल सही बात है। आपने उनको 72 हुर्रों के पास पहुंच दिया, बहुत अच्छी बात है, पहुंचा दिया, मगर हर एक आतंकवादी को मारने के बाद उसके पीछे एक व्यक्ति खड़ा था, उसको आइडेंटिटी है। आप हर साल सैकड़ों की संख्या में मार रहे हो, हर साल सैकड़ों की संख्या में नौजवान आतंकवादी बनने को तैयार है। तो वो तैयार है 72 हुर्रों के आज जाने के बाद।
आपको आज जो काम करना है वो आपको है रावण की नाभि पे आपको भेंट करना है, आप सर पे लगे हुए हैं। तो ठीक है। जब तक आप जिहाद और रेडिकलाइजेशन पे काम नहीं करेंगे, पाकिस्तान को उसका फॉर्डर मिलता रहेगा, पाकिस्तान को उसके लिए मरने के लिए लोग तैयार मिलेंगे। ठीक है। आज कश्मीर में बाहर से आतंकवादी नहीं आ रहे हैं, आपके लोकल कश्मीरी मुस्लिम यूथ बंदूक उठा रहा है और हथियार कर रहा है। हाइब्रिड टेररिज्म आपने नाम तो दे दिया उसको, मगर हाइब्रिड टेररिज्म में जो इकोसिस्टम आज भी उसको अवेलेबल है, वो आता है, मारता है और वापस सिस्टम में चला जाता है और आपको पता नहीं चलता ये कौन है, वो आप डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। ठीक है, डॉक्टर साहब से इसका जवाब लेते हैं। करना पड़े। लेकिन वीरेंद्र जी, आप इसमें जोड़ना चाहते हैं, और आपको नहीं लगता कि ये वक्त है पॉलिटिक्स करने की बजाय जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, केंद्र में सरकार है, जम्मू कश्मीर में जो सरकार है, उसका हाथ मजबूत किया जाए? क्योंकि कश्मीर को मजबूत करने के लिए पॉलिटिक्स की बजाय सरकार के साथ खड़े होने की जरूरत है। देखिए विजय जी, मैंने पहले भी कहा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो सियासत का वक्त है ही नहीं। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब भारतीय जनता पार्टी इस चीज पे भी सियासत करना चाहती है। अभी डॉक्टर निर्मल सिंह जी कह रहे थे, आप बताइए कि आपको सेकुलर मखोटा बनाया है। मुझे फक्र है कि मैं सेकुलर हूँ, मैं तो आज भी कह रहा हूँ, मुझे फक्र है मेरे लीडर सेकुलर, मैं भी सेकुलर हूँ, मैं सेकुलरिज्म की बात करता हूँ। ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जब आपने कहा आपने कदम क्या उठाए, भाई हमने आपके साथ सरकार बनाई, सबसे बड़ा कदम तो ये था कि हमने दो सोचों को आपस में मिलाया। हमने कहा कि जम्मू कश्मीर में कुछ ना कुछ हो जाए। बताइए वो कदम नहीं था मुफ्ती साहब का, वो कदम था। हम चाहते थे कि इस मसले का कोई ना कोई हल हो जाए। और दूसरी बड़ी बात, जो मैं अगर आज के ऊपर आ जाऊं, मैं 2022 की बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए, आज भी हम नेहरू का या किसी दूसरे का नाम लेके कश्मीर मसले हल हो जाएंगे? ये टारगेट किलिंग बंद हो जाएगी? भाई एक बात बड़ी क्लियर है विजय जी, इसको मानना पड़ेगा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। जब आप किसी को सिक्योरिटी नहीं दे पाते हैं, और दूसरी बात यह है कि हम चैनल पे ये बात कहते हैं, बड़े दुख की बात है, हम जब ये बात कहते हैं नहीं पूरा कश्मीर खाली नहीं हुआ जी, 10 फैमिली गई हैं। भाई क्यों गई हैं? तो इधर उधर की ना बात कर, बता काफिला लुटा क्यों है? बात रहबरी की नहीं, बात राजजनों की नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये कौन सी जस्टिफिकेशन आप दे रहे हैं कि 7 फैमिली गई है, 5 गई है? मैं कहता हूँ 1 भी गया। और देखिए, ये कौन इंसिडेंट तो हो नहीं सकता ना। जब 90s में मिलिटेंसी शुरू हुई है, जब 90s में माइग्रेशन शुरू हुई है, तब भी गवर्नर भेजा भारतीय जनता पार्टी का आदमी था, जो बाद में केंद्र में मंत्री बना। और आज 2022 में कश्मीरी फैमिलियां पलायन कर रही हैं, तब भी ऐसी कौन है जो पहले केंद्र में मंत्री रह के आ गया? ठीक है। सुनिए, दूसरी बात, हाँ मैं एक मिनट और इसमें क्लियर करना चाहता हूँ। आज बात ये नहीं है चौधरी गुंड, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, चौधरी गुंड गांव जो है वो सड़क से 20 किलोमीटर दूर है। मैं बहुत कश्मीर घुमा हूँ, मेरी कश्मीर में रिश्तेदारी भी है, और मैं बहुत सारे ऐसे इलाकों में गया हूँ। ये कौन सा जवाब है एडमिनिस्ट्रेशन का कि सड़क से 20 किलोमीटर दूर हम किसी आदमी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते? उसके विपरीत आप भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को देखिए। मैं सियासत नहीं करना चाहता, लेकिन डॉक्टर साहब ने शुरू किया, मैं जवाब देना चाहता हूँ। इनके वार्ड प्रेसिडेंट को पीएसओ है, वो किस बिना पे हैं? मैं ये कहता हूँ कि आप जनता की जान माल की सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी है। डॉक्टर साहब ने खुद कहा कि मैं एक ऐसी कमेटी का चेयरमैन हूँ। बात आई 370 और 35 की। 370 1947 के बाद हमें मिला, वो कल परसों में मिला नहीं था। उसके बाद 50 साल कश्मीर चला, मिलिटेंसी नहीं थी। बाद में मिलिटेंसी अगर आई, आपने 5 अगस्त 2019 को कहा कि 370-35 से मिलिटेंसी के लिए सबसे बड़ी संजीवनी बूटी है। भाई 4 साल हो गए संजीवनी बूटी को खत्म किए हुए। कश्मीर बद से बदतर क्यों हो रहा है? क्यों आप कश्मीरी पंडितों पर सियासत करना चाहते हो पूरे हिंदुस्तान में? मेरा ये सवाल है डॉक्टर साहब। ठीक है, आपको आगे आना पड़ेगा जी, एसडी एडमिनिस्ट्रेशन को आगे आना पड़ेगा, सभी पॉलिटिकल पार्टी को साथ लेना पड़ेगा। एक बात मैं जनरल साहब के साथ सहमत हूँ, भाई कश्मीर एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम तो है ना जी, आपको इसको इकट्ठे होकर इस मसले का हल करना पड़ेगा। एक तो बड़ी विडंबना है भारतीय जनता पार्टी की, वो कहती है सिर्फ हम देशभक्त हैं, बाकी जितनी अपोजिशन पार्टी है वो देश के खिलाफ लोग हैं। नहीं, आई एम एन इंडियन एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। मैं भारतीय हूँ और मुझे भारतीय होने पर नाज है। इस चीज को समझिए, इस फोबिया से बाहर आइए डॉक्टर साहब, आप और आपकी पार्टी सबको साथ ले, टेबल पर बैठाएं, मसले का हल करें। डॉक्टर सिंह, सुन लिया, रहबरी का सवाल है, जवाब नहीं दिया कि इस शांति बहाली के लिए पीडीपी का और खास तौर पर महबूबा मुफ्ती का क्या रोल है? जी, मैंने तो आपको बताया, मैंने तो आपको दिया कि सबसे बड़ी बात हमने आपके साथ सरकार बनाई है। चुप रहो डॉक्टर साहब, आप केवल ये बताएं, आप वक्त कम है, आप मुझे ये बताएं कि क्या आप रिव्यू के लिए तैयार है? जैसे सिवाज साहब कह रहे हैं, रैना साहब ने भी कहा कि हमारी स्ट्रेटेजी को बदलने की जरूरत है। जनरल साहब ने बड़ी खूबसूरती से अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सारी बात स्पष्ट की है, उससे आगे का वर्ड नहीं हो सकता। जिन्होंने 15 साल यहां सर्व किया है,
और उन्होंने स्ट्रैटेजिक पार्ट और सारा पार्ट बताया। लेकिन ये जो पॉलिटिकल लोग हैं, मैंने से पूछा महबूबा मुफ्ती साहिबा, डॉक्टर साहब आप भी पॉलिटिकल हैं, जैसे मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, आप पॉलिटिकल बड़े लीडर हैं, मैं छोटा सा वर्कर हूँ, आप लीडर हैं, आप खुद भी तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इनके पीडीपी के लोग या टेररिस्ट बरता रोने के लिए जाती हैं, उनके जनाजे में जाती हैं। डॉक्टर साहब जो पॉलिटिकल पार्टी है हमारे साथ, डॉक्टर साहब बताइए ना, अगर हम गलत वीरेंद्र जी प्लीज। डॉक्टर साहब आज फारूक साहब ने भी कहा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ लाएं आप, क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए? डॉक्टर साहब प्ले कर रहे हैं, हम शुरू से लेके जब अपोजिशन में थे, याद करो नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था, जो है वहां पर यूएनओ में भेजा था। वही हम कहते हैं डॉक्टर, वही काम कीजिए, मेरा मतलब भी कोई नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ, आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, बड़े नेता हैं, इसी मसले पर आगे आए, ठीक है, काम कीजिए, इसकी जरूरत है आज। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त मेरे पास नहीं है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया, वीरेंद्र जी का, मेजर जनरल का और अमित रैना साहब का, आप सबका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या जम्मू कश्मीर से पंडितों का पलायन रुक पाएगा। इस पर 52% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया, वहीं 48% लोग इसके पक्ष में नहीं है। यानी अब भी कुछ उम्मीद की किरण बाकी है जम्मू कश्मीर के लोगों में, देश में, वो समझते हैं कि पलायन रुक पाएगा। आपने नेताओं की बात सुनी, पैनलिस्ट की बात सुनी, जनता की बात सुनी, और अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय भी। रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो, बात सिर्फ आपकी मंशा की है। लोग जम्मू कश्मीर सैर सपाटा और छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां के लोग वहां से ही पलायन कर रहे हैं। यहाँ लोग आते कम हैं, जाते ज्यादा हैं। ऐसा नहीं कि सरकार की मंशा पर कोई शक है, सरकार उनके पुनर्वास पर, रिहेबिलिटेशन पर जोर दे रही है, वापसी पर जोर दे रही है, लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए कि वहां की आवाम इस जोर को जबरदस्ती ना समझे, बल्कि सरकार अपने इस फैसले पर रिव्यू करे, क्योंकि लोगों का विरोध, असहमति और टारगेट किलिंग एक गंभीर और अति संवेदनशील मुद्दा है। अगर इसे कॉर्पोरेट लैंग्वेज में बोलें तो इस पर सरकार को ASAP एक्शन, यानी एज सून एज पॉसिबल एक्शन लेने की जरूरत है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।